अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स फॉर यू में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशंस के मुतालिक बात करेंगे कि डिप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डिप्रिसिएशन से मुतालिक हमारी पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने डिप्रिसिएशंस की डेफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स और दीगर ज़रूरी टॉपिक्स के मुतालिक वजाहत के साथ बात की थी। उसको आप ज़रूर इसलिए देखिएगा कि डिप्रिसिएशन के मुतालिक पहले आप तो ये तो जाने कि डिप्रिसिएशन क्या होता है और हम डिप्रिसिएशन को क्यों निकालते हैं और इसके फ़वाइद क्या है और किस मकसद के लिए ये निकाला जाता है। तो जब आप डिप्रिसिएशन का बैकग्राउंड जाने तो इसके बाद आप डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन भी जानने में आसानी होगी आपको। तो आज हम कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन से मुतालिक जानेंगे। तो डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो अहम और ज़्यादा यूज़फुल है वो 4 तरीके हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। दूसरा है यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड, और तीसरा है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, और चौथा है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड्स। तो इन चारों पर हम अलग अलग वीडियोज़ में वजाहत के साथ बात करेंगे, लेकिन आज हम जिस मेथड पर बात करने जा रहे हैं वो है पहला मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। तो ये मेथड जो है ये बहुत आसान है, सिंपल है, और ज़्यादा बिजनेसमैन इसको फॉलो भी करते हैं। ये मेथड ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए करता है कि चूँकि ये आसान है, इसमें ज़्यादा पेचीदा कैलकुलेशन भी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा बिजनेसमैन जो है, ज़्यादा जो कारोबारी इदारे होते हैं, ये ज़्यादा फॉलो किया जाता है उनमें। अकाउंटिंग की किताबों में भी ये पहला मेथड है जो कि फर्स्ट नंबर पर दिया गया है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए इसको पहला दर्जा दिया गया है। ये मेथड उन इदारों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिन इदारों में एसेट्स की जो यूज़ होती है, जो डिप्रिसिएशंस होती है, वो यकसा होती है, यानी कि सेम होती है। हर साल में जो उसकी डिप्रिशिएबल वैल्यू होती है वो यकसा होती है। तो ऐसे इदारों में इस तरह के ये तरीका जो है, ये मेथड जो है, ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस मेथड में हम रेजिडुअल वैल्यू जो कि होती है एसेट की, जो कि स्क्रैप वैल्यू होती है, उसको हम एसेट के कास्ट से माइनस करते हैं, और फिर इसको हम एसेट के जो यूज़फुल ईयर्स होते हैं उस पर हम तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसका फार्मूला कुछ यूँ है कि एनुअल डिप्रिसिएशन इज़ इक्वल टू कास्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई ईयर्स ऑफ यूज़फुल लाइफ। तो पहले तो हमें चाहिए कि इस फार्मूले के मुतालिक जाने कि इस फार्मूले में जो टर्म इस्तेमाल हुए हैं इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर एनुअल डिप्रिसिएशन, तो हम एनुअल डिप्रिसिएशन मालूम करते हैं हर साल में, हर साल का आखिर में जो हम डिप्रिसिएशन मालूम करते हैं वो है, और उसके लिए जो फार्मूला है कास्ट। तो कास्ट से यहाँ पर मुराद एसेट की वो कास्ट होती है जिस पर हमने एसेट को खरीदा हुआ होता है, और रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू का मतलब वो वैल्यू है कि जब हम एसेट को पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं और आखिर में उसका जो यूजलेस पार्ट हम बेच देते हैं किसी स्क्रैप वाले दुकान को, तो वो जो हमें कीमत देगा उसको हमने पहले से एस्टिमेट किया होता है। तो वो एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू होता है, उसको हम कास्ट से माइनस कर देते हैं, और फिर इसको ईयर्स ऑफ यूज़फुल लाइफ, यानी कि जो एसेट का जो यूज़फुल लाइफ है, जो कितने साल तक ये एसेट हमें काम देगा, उसको हम डिवाइड करते हैं उस पर। अब इस मेथड पर हम एक एग्जांपल निकालेंगे ताकि ये समझने में आसानी हो और इसको पूरी तरह समझ सकें हम। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है कि ऑन 1 जनवरी 1995 मशीन वर्थ ₹20,000 वाज परचेज्ड। इसका मतलब यह है कि 1995 जनवरी 1995 में एक मशीन खरीदा गया जिसका जो कास्ट था वो 20,000 था, यानी कि 20,000 पर एक मशीन खरीदा गया। The estimated life of the machine is 4 years and scrap value is estimated at ₹2,000। इसका मतलब यह है कि इसके लिए जो एस्टिमेट लगाया गया तो ये 4 साल तक के एस्टिमेट के मुताबिक हमें काम देगा, और आखिर में जब 4 साल गुजर जाए तो उसको जब हम बेचेंगे, उसका जो स्क्रैप पोर्शन होगा उसको जब हम बेचेंगे तो 2,000 जो है वो हमें उससे मुनाफा होगा। तो उसका ये स्क्रैप वैल्यू है। क्वेश्चन में आगे है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड प्रिपेयर अ लाइफ टाइम शेड्यूल ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर द एसेट। तो यहाँ पर इसने लाइफ टाइम शेड्यूल भी जो है हमसे वो उसको तलब किया है, तो उसको भी हम बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड,
यहाँ पर अब ये क्वेश्चन हम इसके जो कीमत है उसको पुट करेंगे। तो 20,000 इस एसेट की यानी कि मशीनरी की वर्थ है, कीमत है, कास्ट है, और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो 2000 है, और एस्टिमेटेड जो ईयर्स है वो 4 है। तो 20,000 माइनस 2000 डिवाइड बाई 4। तो जब 20,000 से हमने 2000 माइनस किया तो 18,000 आया, और 18,000 को हमने 4 पर डिवाइड किया तो हमसे 4,500 का जो है वो फिर जवाब आया है। इसका मतलब ये हुआ कि एनुअल डिप्रिसिएशन जो है वो 4,500 है इस मशीनरी का, यानी कि ये मशीनरी जो है हर साल में 4,500 वैल्यू का डिप्रिसिएशन करेगा, इतना वो डिप्रिसिएट होगा। यहाँ पर पहले तो हम ये जाने कि 20,000 से हमने 2,000 को क्यों माइनस किया। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है। तो 20,000 जो है वो तो कास्ट है इस मशीनरी का, ये अपना कास्ट है जिस पर हमने इसको खरीदा है, और 2000 का मतलब ये है कि ये स्क्रैप वैल्यू है, यानी कि रेजिडुअल वैल्यू है, जिसको आखिर में ये मशीनरी जब हम बेचेंगे उसका जो स्क्रैप पोर्शन है जो मज़ीद काम नहीं देगा हमें, उसको जब हम स्क्रैप वालों पे बेचेंगे तो हमें 2000 देगा। तो हमने 2000 इसलिए माइनस किया कि बाद में ये हमें मिलने वाला है, तो इसको हमने इसलिए इससे माइनस किया अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कि 2000 तो हमें वैसे भी आखिर में मिलना है, तो इसलिए हमने इसको माइनस किया। तो 18,000 जो है उसका जवाब आया। 18,000 जो है उसको हम डिप्रिशिएट करेंगे, यानी कि 18,000 तक इस मशीनरी को हम इस्तेमाल करेंगे, और वो भी हमने 4 साल पर डिवाइड किया है कि अब 18,000 जो है, अगर 18,000 हम उसको डिप्रिशिएट करेंगे तो 4 साल में अगर इसको डिवाइड करें, यहाँ पर हमारा मतलब 1 साल के लिए वैल्यू निकालना है। तो 18,000 को हमने 4 पर तकसीम किया तो 4,500 आया, यानी कि फ़ी साल जो है 1 साल में वो 4,500 डिप्रिसिएशन करेगा। तो अब हम इसके लिए डिप्रिसिएशन शेड्यूल बनाएंगे। तो उसके लिए हमने जो टेबल बनाना है उसमें हमने 5 कॉलम पुट करने हैं। एक कॉलम ईयर के लिए, दूसरा कास्ट ऑफ एसेट के लिए, और तीसरा एनुअल डिप्रिसिएशन के लिए। चौथा जो हम कॉलम पुट करेंगे वो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन, और 5वां कॉलम बुक वैल्यू ऑफ द एसेट के बुक वैल्यू क्या रह गया है। तो यहाँ पर मशीनरी को हमने 1995 में खरीदा है, जनवरी 1995 में, और 4 साल उसकी एस्टिमेटेड ईयर्स है। तो 1995, 96, 97 और 98 ये 4 साल जो है ये एस्टिमेटेड ईयर है। तो पहले तो हमने 1995 में इस शेड्यूल में उसके लिए निकालना है। तो कास्ट ऑफ एसेट के लिए हमने 20,000 पुट करना है, क्योंकि ये फिक्स कास्ट है, उसको 20,000 पर हमने जो है ये मशीनरी खरीदा है। एनुअल डिप्रिसिएशन भी सेम रहेगा सारे सालों के लिए इस मेथड में। एनुअल डिप्रिसिएशन चूँकि 4,500 है हर साल के लिए, तो 4,500 जो है वो हम हर साल के अंदर यही पुट करेंगे, यानी कि कास्ट और एनुअल डिप्रिसिएशन इस कॉलम में चारों सालों में हम यही एक ही वैल्यू यानी कि सेम वैल्यू पुट करेंगे। और जो तब्दीली जो आएगी वो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन और बुक वैल्यू में आएगी, और वो भी हम अब जानेंगे। तो 1995 में हमने एनुअल डिप्रिसिएशन भी पुट किया 4,500। एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन का मतलब ये है कि एक साल में जितना डिप्रिसिएशन हुआ, दूसरे में जब डिप्रिसिएशन होगा तो उसको हम पहले साल वाले भी उसमें ऐड करेंगे। एक्युमुलेटेड मतलब मजमूई डिप्रिसिएशन, यानी कि मजमूई हर साल में मजमूई तौर पर कितना डिप्रिसिएशन हुआ है। तो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन को हमने फिर कास्ट से भी माइनस करना है। अगर एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन आप यहाँ पर पुट नहीं करेंगे और उसको निकालेंगे नहीं, तो आप बुक वैल्यू भी नहीं निकाल सकते, एस्टिमेटेड बुक वैल्यू, क्योंकि बुक वैल्यू हम तब निकाल सकते हैं जब हम एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन को कास्ट ऑफ द एसेट से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 4,500 है 1995 में, उसको 20,000 से माइनस करना है, जिससे आता है 15,500। इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल में जब हमने मशीनरी को यूज़ किया तो 15,500 बुक वैल्यू रह गया, यानी कि दिसंबर 1995 में हमारे साथ इस मशीनरी की बुक वैल्यू 15,500 रह गया। अब अगर हमने ये मशीनरी फरोख्त करना है तो इसको हमने 15,500 पे फरोख्त करना होगा। बालफाज दीगर हमारे पास जो वैल्यू इस मशीनरी के रह गई वो 15,500 है। अब दूसरे साल के लिए हमने डिप्रिसिएशन निकालना है 1996 के लिए, तो 20,000 तो फिक्स्ड कास्ट है और 4,500 भी अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड सेम रहेगा। 4,500 एनुअल डिप्रिसिएशन
और फिर बाद में एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो है 4,500 1995 का और 4,500 1996 का, जिससे मजमूई तौर पर 9,000 आया। अब इस 9,000 एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन को हमने कास्ट से माइनस करना है, जिससे 11,000 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1996 में बुक वैल्यू रह गई 11,000, यानी कि इस मशीनरी की 1996 में जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, आखिर में उसकी जो कास्ट रह जाएगी, बुक वैल्यू रह जाएगी, वो 11,000 होगी। तीसरे साल के लिए 1997 के लिए कास्ट ऑफ द एसेट तो वही 20,000, एनुअल डिप्रिसिएशन भी वही 4,500 होगी, सेम रहेगी। और यहाँ पर एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन के अंदर 1996 वाली डिप्रिसिएबल वैल्यू में हमने फिर 4,500 ऐड करना है, एक और साल की डिप्रिसिएबल वैल्यू ऐड करना है, जिससे 13,500 आता है। 13,500 को फिर हमने 20,000 यानी कि कास्ट से माइनस करना है, जिससे 6,500 का वैल्यू आता है, जो कि ये बुक वैल्यू रह गई इस मशीनरी की। इसका मतलब ये हुआ कि 1997 यानी कि तीसरे साल के आखिर में जब हम इस मशीनरी को पूरी तरह यूज़ करेंगे, तो मशीनरी की वैल्यू हमारे पास रह जाएगी 6,500। अब अगर हमने 1997 में मशीनरी बेचना है और किसी अकाउंटेंट ने हमसे ख़रीदना है, तो वही ज़रूर 4,500 हमें देगी, क्योंकि उसको पता होगा कि ये ऑलरेडी इतनी डिप्रिशिएट हो चुकी होगी। अब 1998 के लिए हमने निकालना है, तो 20,000 तो फिक्स कास्ट है और 4,500 एनुअल डिप्रिसिएशन वही है जो मैंने पहले भी बताया था कि ये चारों सालों के लिए सेम रहेगा। अब एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन के लिए हमने 1997 वाले डिप्रिसिएशन जो कि 13,500 था में फिर 4,500 ऐड करना है, क्योंकि ये एक्युमुलेटेड यानी कि मजमूई डिप्रिसिएशन है। तो 13,500 को जब हम 4,500 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 18,000 एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन आएगा। मजमूई तौर पर चारों सालों में 18,000 का डिप्रिसिएशन हुआ है इस मशीनरी में। तो 18,000 को हमने कास्ट से माइनस किया, जिससे हमारा एस्टिमेटेड बुक वैल्यू आया है 2,000। इसका मतलब ये हुआ कि मशीनरी पूरी तरह इस्तेमाल हो चुकी है और उसकी जो बुक वैल्यू है उसमें मज़ीद डिप्रिसिएशन मुमकिन नहीं है। अब ये पूरी तरह यूज़ हुआ है और अब हमने इसको स्क्रैप वालों पे बेचना है और इसकी स्क्रैप पोर्शन हमने 2,000 पे बेचना है। तो दोस्तों, ये तो हुआ इस पर एक सूटेबल एग्जाम्पल। अगर फिर भी ये मेथड आपके समझ में नहीं आया है तो हमारे साथ कमेंट लिस्ट में ज़रूर अपने सवालात शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये वीडियो अपने क्लास फेलो के साथ शेयर किया आपने तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, ताकि आपके क्लास फेलोज़ और आपके दोस्त भी अकाउंटिंग के बारे में इन चीज़ों पे क्लियर हो जाए।